जब मिलीजुली सरकार बनेगी तो वो आवाम की सरकार होती है, वरना जब सरकार की बहुमत आती है तो निरंकुश हो जाती है, और निरंकुशता डेमोक्रेसी की दुश्मन है। जब जब निरंकुश सरकार हिंदुस्तान के अंदर बनी, हमारे देश में बनी, चाहे वो इंदिरा गांधी की सरकार को ले लीजिए या मोदी जी की सरकार को ले लीजिए, तब तब देश का सत्यानाश हुआ। कर्ज का जो मुद्दा उठा था उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब कोरोना के वक्त में या जो भी कोई ऐसी आफतें आती हैं देश के ऊपर, दुनिया में कहीं भी किसी भी देश के ऊपर, तो जितनी भी सरकारें होती हैं वो एक बलि का बकरा तलाशती हैं। इसके लिए जितना काम अमन न्यूज़ कर रहा है वो एक काबिल तारीफ़ है, और इसीलिए मेरी दरख्वास्त ये है तमाम लोगों से कि अमन न्यूज़ का साथ दें, और प्रशासन से भी, जो भी लोग मेरी इस बात को प्रशासन के लोग सुन रहे होंगे या सुनेंगे, उनसे भी मेरी दरख्वास्त है कि भाई ऐसे लोगों को बचाने का फ़र्ज़ आपका भी है। नमस्कार, मैं इल्मा खान, आप देख रहे हैं अमन न्यूज़ और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील शाहिद अली खान, जिनसे हम कुछ खास मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उनका जो तंत्र है, यानी कि लोगों की हुकूमत, तो लोगों की हुकूमत तभी आएगी जब कि, मैं ये बात आपको विचित्र लगेगी, मैं कह रहा हूँ कि जब किसी भी पार्टी की सदन के अंदर बहुमत नहीं होगी। जब मिलीजुली सरकार बनेगी तो वो आवाम की सरकार होती है, वरना जब सरकार की बहुमत आती है तो निरंकुश हो जाती है, और निरंकुशता डेमोक्रेसी की दुश्मन है। जब जब निरंकुश सरकार हिंदुस्तान के अंदर बनी, हमारे देश में बनी, चाहे वो इंदिरा गांधी की सरकार को ले लीजिए या मोदी जी की सरकार को ले लीजिए, तब तब देश का सत्यानाश हुआ। तो देश के हित में होगा कि किसी भी पार्टी की सरकार एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वाली ना बने, मिलजुल के सरकार बनाए, तो उसमें डेमोक्रेसी की जीत होगी, क्योंकि तभी विपक्ष की बात सुनी जाती है, तभी जो लोगों के मामलात होते हैं, मुद्दे होते हैं, उनके बारे में कोई हल करने की उनको सोचता है। तो हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि मिलीजुली सरकार बनेगी और वो आवाम की सरकार होगी, आवाम के लिए काम करेगी। सर, ये जो नोटबंदी का मुद्दा उठा था उस पर आप क्या कहना चाहिए, उसका क्या हुआ? देखिए, नोटबंदी तो एक देश के इतिहास में एक काला अध्याय है। वो तो एक प्रूवन फैक्ट है कि नोटबंदी से देश का कोई भला नहीं हुआ। नोटबंदी से ना देश का भला हुआ, न देश की आवाम का भला हुआ। नोटबंदी से हाँ ये ज़रूर हो गया कि जो लोग अमीर थे वो लोग और अमीर हो गए, एक डिवीज़न हो गया, और डिवीज़न काफ़ी ख़तरनाक हो गया। तो उस डिवीज़न को भी भरने की ज़रूरत है, क्योंकि जब पैसा मार्केट से ख़त्म होता है, अकाउंट के ज़रिए सारा कुछ ये हो जाता है, तो उसमें ना कुछ लोगों का, जिनके पास पैसा है, उनके फिर पैसे बढ़ने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही रात के 12 बजते हैं, उनके तो अकाउंट में दवादब टकाटक इंटरेस्ट और तमाम चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनके साथ बहुत बुरा हो जाता है। तो मेरा अपना मानना ये है कि जो नोटबंदी हुई वो देश के हित में नहीं थी, देश के लिए काला अध्याय था। सर, आप सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर वकील हैं, जो कोरोना के वक्त में कर्ज का जो मुद्दा उठा था उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब कोरोना के वक्त में या जो भी कोई ऐसी आफतें आती हैं देश के ऊपर, दुनिया में कहीं भी किसी भी देश के ऊपर, तो जितनी भी सरकारें होती हैं वो एक बलि का बकरा तलाशती हैं कि हम इसका ठिकाना किस पे फोड़ें। कोरोना फैला था चाइना से, ये प्रूवन फैक्ट है, लेकिन उन्होंने देश के अंदर इसका ठिकाना फोड़ा तबलीगी जमात के ऊपर। तबलीगी जमात ने कोरोना फैला दिया हो, और तमाम तरह की साजिशें करी, तमाम तरह की एक उनके ख़िलाफ़ नेगेटिव पब्लिसिटी करी। तमाम नेगेटिव पब्लिसिटी नहीं, बल्कि हज़ारों तबलीगी जमातियों को 70 दिन 80 दिन तक उनको बंद कर दिया क्वारंटाइन के नाम पर। क्वारंटाइन का टाइम कुल 14 दिन का होता है। उस जंग को लड़े, उस जंग को अल्हम्दुलिल्लाह हम जीते। हम क्या जीते, वो सच्चाई उसमें जीती। तमाम ऑनरेबल कोर्ट्स ने जजमेंट आए उनके, ये आए कि साहब तबलीगी जमात का इसमें कोई रोल नहीं है, तबलीगी जमात ने कोरोना को नहीं बढ़ाया। तबलीगी जमात पर निशाना लगा करके उन्होंने बेसिकली पूरी मुसलमान कम्युनिटी को हाशिए पे खड़ा कर दिया था, जैसे कि मुसलमान कोरोना बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो बड़े दुखद था ये कि मुसलमान जब इस देश का पार्ट हैं, तबलीगी जमात एक नॉन पॉलिटिकल संस्था है, तबलीगी जमात कोई मतलब नहीं रखती दुनिया की चीज़ों से, वो अपने ही यानी जो मुसलमान हैं उन्हीं को अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करती हैं। और जब कोई आदमी अच्छा इंसान बनेगा तो जाहिर है वो देश के लिए सार्थक होगा, देश के लिए सहायक होगा। तो बेसिकली वो देशभक्ति के लिए काम करती हैं, देश की एकता के लिए काम करती हैं, देश को मजबूत बनाने के लिए काम करते हैं तबलीगी जमात वाले। अब ऐसे लोगों पर भी आप इल्ज़ामात लगा दो, इस तरह की चीज़ें कर दो, तो ये दुखद है। सर, काफ़ी लोगों को कोर्ट से इंसाफ नहीं मिल पाता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इंसाफ तो हर आदमी का ना अलग पहलू होता है।
जो लोग 2 कोर्ट के अंदर जाते हैं उसमें किसी एक को तो इंसाफ मिलता ही है ना, एक हारता है एक जीतता है। तो इंसाफ मिलना, अब आप इसको इंसाफ क्या कहेंगे कि साहब जो हारा वो कहे जी मुझे इंसाफ नहीं मिला, लेकिन कोई तो जीता ना। तो इंसाफ कोर्ट के अंदर जो कानून है, कानून के मुताबिक जो फैसले होते हैं उसमें इंसाफ तो होता ही है। कुछ फैसले गलत हो जाते हैं तो उसके लिए हमारे देश में जुडिशरी की हायरार्की है, यानी कि सबसे पहले छोटे जज के पास होता है, फिर उससे बड़े जज साहब के पास होता है, फिर उनसे बड़े जज साहब के पास होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट तक होता है। वो हायरार्की इसीलिए है कि गलत फैसले ना हो जाएं, और गलत फैसले हो गए हैं तो उनको फिर ऊपर की कोर्ट देख सके। तो बहुत अच्छा जुडिशल सिस्टम है हमारा, और जुडिशल सिस्टम को भी हैक करने की कोशिश की जा रही है, इसको भी डराने की कोशिश की जा रही है। जब जब सरकारें निरंकुश होती हैं वो जुडिशरी को भी डराने की, धमकाने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए भी ये जुडिशल सिस्टम हमारा निष्पक्ष रहे, ये आज़ाद रहे, ये ताकतवर रहे, जैसी कि परिकल्पना हमारे संविधान के मेकर्स ने की थी, उसके लिए भी ज़रूरी है कि सरकारें निरंकुश ना हों। सर, आप अमन न्यूज़ के माध्यम से देश की जनता तक क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे? मैं अमन न्यूज़ के माध्यम से सबसे पहले तो मैं अमन न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ, अमन न्यूज़ को मुबारकबाद देता हूँ कि वो देश में बहुत काम कर रहे हैं, निष्पक्ष तरीके से काम कर रहे हैं, निर्भीक तरीके से काम कर रहे हैं। ये भी मेरी पर्सनल नॉलेज में आता रहता है कि अमन न्यूज़ के जो मेन हैं आलम बर्नी साहब, उनको भी काफ़ी धमकाया जा रहा है, काफ़ी उनको थ्रेट्स भी आ रही हैं। तो मेरी सरकार से भी डिमांड है कि उनकी भी हिफाजत करें, क्योंकि ऐसे लोगों की हिफाजत करना बहुत ज़रूरी होता है। जो समाज के जो मुख्य परेशानियां हैं वो प्रशासन के सामने लाएं, समाज के सामने लाएं। ये जब तमाम परेशानियां समाज के सामने, प्रशासन के सामने आएंगी तभी तो समाज अच्छा होगा, तभी देश अच्छा होगा। तो बेसिकली देशभक्ति के लिए या देश के लिए जितना काम अमन न्यूज़ कर रहा है वो एक काबिल तारीफ़ है, और इसीलिए मेरी दरख्वास्त ये है तमाम लोगों से कि अमन न्यूज़ का साथ दें, और प्रशासन से भी, जो भी लोग मेरी इस बात को प्रशासन के लोग सुन रहे होंगे या सुनेंगे, उनसे भी मेरी दरख्वास्त है कि भाई ऐसे लोगों को बचाने का फ़र्ज़ आपका भी है, क्योंकि ऐसे लोग देश की दरअसल रीढ़ हैं, डेमोक्रेसी की रीढ़ हैं, डेमोक्रेसी में ऐसे लोगों की ज़रूरत है। शुक्रिया। तो ये हमारे साथ मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील शाहिद अली खान, जिनसे हमने काफ़ी खास मुद्दों पर चर्चा की। सहयोगी समीर के साथ मेल मखान, अमन न्यूज़, दिल्ली।